नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी स्पेशल की क्लास चल रही है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, पुलिस, एसआई हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता क्या होती है, कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, नागरिकता के कौन कौन से आर्टिकल हमारे संविधान में है, नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद के पास है। ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। पहले हम उन चीज़ों को शॉर्ट में रिकॉल करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का नियम है हम हर चीज़ का फटाफट रिविजन करते हैं। तो हमारे संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं। हर भाग में किसी न किसी चीज़ का वर्णन है। जैसे भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 6 में वर्णन किसका है? भाग में 6 में संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। भाग 10 में SC ST क्षेत्र का वर्णन है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले भाग 10 तक याद करने हैं। भाग 1 हम पढ़ चुके थे। भाग 2 में पढ़ा था नागरिकता। नागरिकता किसी भी देश के निवासियों के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ उस देश के मूल निवासियों को मिलते हैं, उसी को हम नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद ने पहली बार नागरिकता कानून कब बनाया था? 1955 में। और समय समय पर उसी नागरिकता कानून में हमने संशोधन किया। जैसे 1986 में संशोधन किया, 2005 में किया। नवीनतम संविधान संशोधन नागरिकता कानून में हमने 2019 में किया। क्लियर हो गया? इसके बाद कुछ आर्टिकल थे, जैसे अनुच्छेद 5 में कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जिस दिन से अपने भारत का संविधान लागू कर रहे थे, नागरिकता का प्रावधान, उस दिन से जो व्यक्ति भारत में होगा, भारत सरकार उनको स्वतः नागरिकता दे देगी। अनुच्छेद 6 में हमने कहा पाकिस्तान से भारत प्रवेश करने वालों की नागरिकता। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ जाते तो भारत सरकार आपको स्वतः नागरिकता दे देगी। लेकिन अगर इसके बाद में आते तो आपके ऊपर परमिट का नियम लागू होगा। अनुच्छेद 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान को प्रवेश करने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में PIO का उल्लेख है कि भाई पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता के अंत का उल्लेख है। कुछ ऐसे कारण होते हैं कि भारत सरकार आपकी नागरिकता का अंत कर सकती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं। अनुच्छेद 11 में संसद नागरिकता कानून बनाएगी। भविष्य में अगर हमें नागरिकता से संबंध में कोई कानून, कोई नियम बनाने की जरूरत होगी तो ये अधिकार किसको दे दिया गया? ये अधिकार दे दिया गया भारत की संसद को। इन सारे आर्टिकल को हम डिटेल से इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं कि भैया नागरिकता कानून तो संसद बनाएगी। अब देखो, हम बहुत सारे व्यक्ति विदेश के होंगे ना कि भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे, तो भारत में नागरिकता मिलती कैसे है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। अर्थात भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है: जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से और भूमि अर्जन। इन 5 आधार पर भारत में नागरिकता मिलती है। सबसे पहले देखते हैं आधार, जन्म के आधार पर नागरिकता। देखो, पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया उसको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। लेकिन इसका फिर क्या होने लगा? मिसयूज होने लगा। कई बार पड़ोसी देश से महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी टाइम पर आ जाती थी, उनके बच्चे का जन्म भारत में हो जाता तो भारत सरकार को उनको नागरिकता देनी पड़ी। फिर हमें समझ में आया कि इस कानून में हमें संशोधन करने की जरूरत है। तो 1986 में इसमें हमने संशोधन किया। हमने कहा अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो गया है तो उस बच्चे को भारत सरकार की नागरिकता तभी दी जाएगी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, चाहे माता नागरिक हो चाहे पिता नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार अवैध प्रवासी क्या होते हैं। अवैध प्रवासी का तात्पर्य होता है, जैसे आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी, वो तारों के नीचे से आया। जब तारों के नीचे से आया, इसका मतलब है उसने वीजा पासपोर्ट लेकर नहीं आया, तो कैसा हो गया, अवैध प्रवासी हो गया। अगर आप वीजा पासपोर्ट लेकर लीगल तरीके से आते हैं तो किसी भी देश में आप क्या होते हैं, वैध प्रवासी होते हैं। तो पहली भारत में नागरिकता लेने का पहला आधार क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता। पहले हमारे यहाँ पे जिस बच्चे का जन्म भारत में हो जाता था, भारत सरकार उसको नागरिकता देती थी। लेकिन हमने 1986 में इस नियम में संशोधन किया। हमने कहा अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो गया, भारत सरकार उसको नागरिकता एक ही शर्त पर देगी, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो। जैसे कि आपने एक मामला पढ़ा था उस टाइम पे, सचिन के साथ वाला मामला पड़ा था कि सचिन के साथ वो लड़की जो आई थी वो अवैध रूप से भारत में आ गई थी। तो ऐसे कोई मामले ना हो। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, भारत में दूसरे प्रकार की नागरिकता कैसे मिलती है, वंशानुक्रम के द्वारा। वंशानुक्रम के द्वारा भी नागरिकता दी जाएगी। इसमें भी हमने 1992 में संशोधन किया था। देखो आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। भारत में नागरिकता मिलने के 5 तरीके सबको पता है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता में हमने संशोधन कब किया था, या कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं नागरिकता कानून में हमने कब कब संशोधन किया। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 1986 में संशोधन किया था, 1992 में संशोधन किया। नागरिकता कानून पहली बार बना कब था, 1955 में बना था। नागरिकता से कानून से जो भी मामले होते हैं, कौन सा मंत्रालय जुड़ा होता है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। और भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। अब वंशानुक्रम द्वारा भी नागरिकता, हमने कहा वंशानुक्रम द्वारा भी उस बच्चे को नागरिकता देंगे जिसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत का नागरिक है। अब जैसे मान लीजिए कि सानिया मिर्जा तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन इन्होंने शादी कहाँ पे कर लिया था, पाकिस्तान में कर लिया था। अभी वर्तमान में तो इनका डिवोर्स हो गया है, लेकिन उस टाइम का सिचुएशन समझिए। भाई सानिया मिर्जा ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी थी, लेकिन इन्होंने शादी कहाँ पे कर लिया, इन्होंने शादी कर लिया था कि भाई पाकिस्तान में जाकर। इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ग्रहण की थी, भारत की नागरिकता को बना के रखा था। अब सानिया मिर्जा चाहती कि मैं अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाऊं, तो सानिया मिर्जा के बच्चे को वंशानुक्रम के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि सानिया मिर्जा क्या है, भारत की नागरिक हैं। तो अगर कोई जैसे व्यक्ति है, उसने भारत सरकार की नागरिकता नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं और शादी हो गया या किसी वजह से रहने लगा, तो उस टाइम पे उनके बच्चों को मिलेगी, लेकिन उनके बच्चों में माता या पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता मिलने में हमने संशोधन कब किया था, 1992 में किया था। एक होता है पंजीकरण द्वारा। अब भाई कोई विदेश का व्यक्ति भारत में रहने आया, उसे भारत में रहने बहुत बढ़िया लगने लगा। उसने कहा बढ़िया है, भारत में तो रहना बहुत अच्छा है, मैं तो भारत में ही रहना चाहता हूँ। तो बाई रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। बाई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भारत में लगभग लगातार 7 वर्ष रहना चाहिए। भाई 7 महीना में तो आप भारत को नहीं समझ सकते ना कि वाह भारत बहुत अच्छा है। बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ और होता है। 7 महीना में तो अपने यहाँ के गेस्ट को नहीं समझ पाते। तो भारत सरकार ने कहा जब आप लगातार 7 वर्ष रहोगे तब आपको पंजीकरण द्वारा नागरिकता दे देंगे। इसी के साथ साथ कॉमनवेल्थ देशों को भी हम पंजीकरण द्वारा नागरिकता देते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया राष्ट्रमंडल देश कौन हो। राष्ट्रमंडल देश उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, लेकिन सभी देशों ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ग्रहण की। जैसे इंडिया पहले किसका गुलाम था, ब्रिटेन का। हमने क्या किया था, कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण कर लिया था। जैसे कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, लेकिन अमेरिका ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण नहीं की। जैसे आज भी आप देखते हो कॉमनवेल्थ के गेम होते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ के कंट्री किसको कहते हैं, वो देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे, लेकिन ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं कि ब्रिटेन के सभी गुलाम इसके सदस्य देश हों। जैसे अमेरिका भी एक टाइम पर ब्रिटेन का गुलाम रहा, लेकिन अमेरिका ने कॉमनवेल्थ की कभी भी सदस्यता ग्रहण नहीं की। तो अगर एक व्यक्ति का माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति तो भारत का नागरिक है, दूसरा किसी और देश का नागरिक है, अगर वो भारत सरकार की नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है, वो भारत सरकार की नागरिकता वंशानुक्रम द्वारा ले सकता है।
अगर कोई विदेशी भारत सरकार की नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है। अगर कॉमनवेल्थ देश का कोई व्यक्ति भारत सरकार की नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? पंजीकरण द्वारा। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इन सारी चीज़ों को समझते रहे। अगला नागरिकता लेने का तरीका होता है देशीकरण द्वारा। कई बार हम देखते हैं किसी किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता दे देते हैं, जैसे कि हमने मदर टेरेसा को दिया था, पाकिस्तान के अदनान स्वामी को देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया था। मतलब वो व्यक्ति भारत में रह के उसका दिल पूरा हिंदुस्तानी जैसा हो गया और वो किसी क्षेत्र में बहुत विशेष ज्ञान भी है। हमें लगता है ये अगर भारत में आ जाएगा ना तो भारत सरकार का नाम बढ़ाएगा। तो कई बार ऐसे लोगों को भारत सरकार देशीकरण द्वारा नागरिकता दे देती है। जैसे मदर टेरेसा भारत की तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारत में इतना काम किया कि मदर टेरेसा का नाम लेने पे हमें सम्मान की अनुभूति होती है। तो मदर टेरेसा को हमने कैसे नागरिकता दे दिया था? देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए। कम से कम भारत के जो संविधान में मूल रूप से 22 भाषाएं वर्णित है, 22 भाषाओं में कम से कम एक भाषा का ज्ञान उसे होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान में, कला में, क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उसने विशेष काम किया हो और लगभग 12 साल तक भारत में रहा है तो उसे हम देशीकरण द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के अदनान स्वामी को भी देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया था, मदर टेरेसा को भी हमने देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया था। एक अगला तरीका होता है अर्जित भूमि द्वारा। अगर आपने किसी क्षेत्र को अर्जन कर लिया, भैया युद्ध में जीत लिया, तो उस क्षेत्र के निवासियों को आप स्वतः नागरिकता दे दोगे। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को हमने 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया था। तो सिक्किम के क्षेत्र में जो लोग थे, विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को हमने आराम से नागरिकता दे दिया। आज हम लाहौर को जीत लेते हैं। अगर हम लाहौर को जीत लेंगे तो लाहौर के निवासियों को हम अर्जित भूमि भाग के द्वारा स्वतः नागरिकता दे देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? भारत में नागरिकता मिलने के कितने तरीके होते हैं? भारत में नागरिकता आपको 5 प्रकार से मिलती है। पहला तरीका क्या होता है? जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा तरीका क्या होता है? वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका होता है आपको पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के बाद चौथा तरीका क्या होता है? आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है। और पांचवा तरीका क्या होता है? भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। तो भारत सरकार में नागरिकता आपको 5 प्रकार से मिल सकती है। जन्म के आधार पर नागरिकता में हमने एक बार संशोधन किया है। कब किया? 1986 में। वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता में एक संशोधन किया हमने 1992 में। ये दोनों संशोधन आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब भारत सरकार ने इस नागरिकता का पहला कानून कब बनाया था? भारत सरकार ने नागरिकता का पहला कानून बनाया था 1955 में, जिसमें हमने टाइम पर संशोधन किया। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला संशोधन कब किया था? पहला संशोधन किया था 1986 में, जन्म के आधार पर नागरिकता लेने के तरीके में। हमने कहा था जन्म के आधार पर नागरिकता उसी व्यक्ति को देंगे जिसमें माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इसके बाद हमने 1992 में किया, फिर हमने 2005 में किया, फिर हमने 2015 में किया और नवीनतम संशोधन हमने कब किया है? नवीनतम संशोधन हमने किया है 2019 में। तो अब तक हम इतने बार क्या कर चुके हैं? अपने नागरिकता कानून में संशोधन कर चुके हैं। नागरिकता कानून में 2019 में क्या संशोधन किया था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपडेटेड है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं, जैसे कई बार हम NRI पढ़ते हैं, ओवरसीज पढ़ते हैं, PIO पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? इनको हम अच्छे से समझ लें। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही, कन्फ्यूजन हो रही, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे इसकी PDF मिलती है वहाँ पर इसमें कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पूछ लेंगे तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी सारी चीज़ों को। बस पढ़िए, मेहनत करिए। ये नहीं सोचिए कि फ्री में क्लासेस मिल रही हैं तो मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं तो इनको यूटिलाइज करिएगा। NRI किसे बोलते हैं? अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडिया। अर्थात वो है तो भारत का नागरिक लेकिन भारत में रह नहीं रहा है, किसी वजह से बाहर गया है। भाई पढ़ाई के लिए जा सकता है, नौकरी के लिए जा सकता है। वो व्यक्ति जो विदेश में 6 माह से ज़्यादा रह रहा है लेकिन भारत सरकार की नागरिकता को नहीं छोड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं? NRI बोलते हैं।
या जो व्यक्ति 6 माह से लगातार देश के बाहर है लेकिन भारत सरकार की नागरिकता नहीं छोड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं? एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया। क्या एनआरआई को मतदान देने का अधिकार होगा? हाँ जी, एनआरआई को मतदान देने का अधिकार होगा, क्योंकि एनआरआई अभी तो है ना भारत का नागरिक, और भारत का नागरिक तो मतदान दे सकता है कि नहीं दे सकता। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि 4 देगा, पूछे कि इनमें से किस व्यक्ति को, एनआरआई को होगा, ओवरसीज को होगा, पीआईओ को होगा, मतदान का अधिकार देना किसके पास होगा? तो आपको कर पाओगे क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे? अगला एक होता है हमारा ओवरसीज। ओवरसीज क्या होता है? समुद्र पारी। देखो ओवरसीज के कॉन्सेप्ट को हम 2005 में लक्ष्मी वल सिंघवी समिति की सिफारिश पर जोड़ा था। ओवरसीज में हमने कहा वो बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष काम किया है, उन्होंने विदेश की नागरिकता तो ले लिया, लेकिन अगर हम उसे ओवर सीरीज का दर्जा दे देते हैं, जैसे कई बार हमने देखा कि यार कुछ ऐसे व्यक्ति, जैसे हमारे कुछ पीआईओ हैं, पीआईओ मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि नहीं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि भैया मूल रूप से भारतीय, जैसे कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जी। सुनीता विलियम्स को हम क्या बोलते हैं? मूल रूप से भारतीय, लेकिन सुनीता विलियम्स हैं तो कहाँ की? अमेरिका की नागरिक है। उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति या दोनों भारत का नागरिक था, तो उनके जो वंशज होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? पीआईओ, मूल रूप से भारतीय। वैसे हमने एक कैटेगरी रखी है ओवरसीज की, कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भारत की नागरिकता तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं भारत से उसकी जड़ें जुड़ी हुई है, तो कई बार हम उसे ओवरसीज की कैटेगरी दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति को ओवरसीज की कैटेगरी दे देते हैं वो व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। हमें लगता है भाई इसके साथ हम कुछ बढ़िया से थोड़ा सा व्यवस्था कर दे, हो सकता है भारत में कोई उद्योग ही डाल दे, भारत में कुछ बेहतर ही कर दे, इसलिए ओवरसीज कैटेगरी को हमने कब जोड़ा था? 2005 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? लक्ष्मी वल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। क्या एक बात बताइए, ओवरसीज कैटेगरी वाले व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है? नहीं, उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। क्या ओवरसीज बिना वीजा के भारत आ सकता है? हाँ जी, ओवरसीज वाला समुद्र पारी नागरिक बिना वीजा के भारत आ सकता है। क्या एनआरआई को मतदान देने का अधिकार है? हाँ जी, एनआरआई को मतदान देने का अधिकार है। क्या आपके पीआईओ को मतदान देने का अधिकार है? नहीं, पीआईओ को मतदान देने का अधिकार नहीं है। हमने एक कैटेगरी डिवाइड कर दिया है पीआईओ की, ओवरसीज की, कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है ना, तो हम उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, वही काम कौन करता है? भारत सरकार करती है। तो भारत में नागरिकता लेने के तरीके क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं जिनको हमने आज की क्लास में समझा। कल की क्लास में पढ़ेंगे कि भाई नागरिकता का अंत कैसे होता है, भारत सरकार किन शर्तों पे आपकी नागरिकता को छीन सकती है, इन सब चीज़ों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, मेहनत करिए, अच्छे इंसान बनिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, समाज में एक योग्य नागरिक बनिए।